बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर आज ही हुआ है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का SOC 304 का। तो इसकी आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। BA 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है सोशोलॉजी का, पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ये बात ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए थे आपकी परीक्षा में। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में GS घुरिये को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया कब था? बताएं। तो समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में कब शुरू किया गया था? दूसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल डी ऑप्शन इसका, बंबई विश्वविद्यालय से। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न लगभग अधिकतर प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं, तो देख लीजिएगा एक बार मॉडल पेपर। अगला प्रश्न, भारतीय समाज शास्त्रीय समाज की स्थापना कब हुई? भारतीय समाज शास्त्रीय समाज की स्थापना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मतलब इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, ये आपका यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई 1951 में हुई है, तो चौथे का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 5वां नंबर, GS घुरिये अप्रोच वाच, GS घुरिये का दृष्टिकोण कैसा था? तो GS घुरिये का अप्रोच था इंडोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 6ठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इंडोलॉजी दृष्टिकोण आधारित है किस पर? इंडोलॉजी दृष्टिकोण जो है ये किस पर आधारित है? तो अनुभव जन्य पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 7वां नंबर, तो छठे का बी। 7वां प्रश्न है 1957 में प्रकाशित द महादेव कोली लिखी गई थी किसके द्वारा? तो 7वें करेक्ट आंसर हो जाएगा GS घुरिये, लेकिन GS घुरिये ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसको आप थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद केंद्रित है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किस पर केंद्रित है? तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो है सामाजिक विचारों पर केंद्रित है, सोशल थॉट पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, MN श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? MN श्रीनिवास का जन्म हुआ था 1916 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है? तो प्रभु जात की अवधारणा जो है दी है MN श्रीनिवास ने दी है। 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा MN श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, MN श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रस्थापित किया। ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रस्थापित किया, प्रतिस्थापित किया किसके स्थान पर? तो संस्कृतिकरण के स्थान पर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 11वें का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण क्या है भैया? संस्कृतिकरण उच्च प्रमुख जाति की दशा में सांस्कृतिक गतिशीलता को ही संस्कृतिकरण बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर था 12वें का। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक लिखी थी किसने? बताएं। 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। MN श्रीनिवास ने इस पुस्तक को लिखा है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, MN श्रीनिवास। 14 नंबर प्रश्न, MN श्रीनिवास ने जाति को एक के रूप में देखा किसके रूप में? खंडीय प्रणाली के रूप में देखा था। 14वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, AR देसाई का जन्म कब हुआ था? तो AR देसाई का जन्म कब हुआ था? 16 अप्रैल 1915 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि मतलब सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक हैं जो है AR देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन से भी जुड़ा रहा है? तो AR देसाई जुड़े रहे हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? तो 18वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? AR देसाई जो है मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थकों में आते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा DP मुखर्जी भी थोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन DP मुखर्जी उतना खुल करके नहीं आते। अगला प्रश्न, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा एक पेज अभी आपका मिसिंग है, तो एक पेज वो लास्ट में मैंने रखा है। ठीक है, थोड़ा सा उसको तो देखेंगे अभी मैं नहीं, वहीं से मैं चर्चा कर लेता हूँ। कौन सा प्रश्न आपका था ये? 18 था वो, तो 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है? बताएं। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन 5 चरणों की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी है? तो इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं SC दुबे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है,
ए आर देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सामाजिक समाज की संरचना में परिवर्तन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखी है? द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 22 का डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया भैया? किसने किया था? ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एम एन श्रीनिवास। ब्राह्मणीकरण या संस्कृतिकरण बात एक ही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 23 का। ठीक है, 23 का ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 24 नंबर। यस्सी दुबे ने किसका अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया? बताएं। 24 नंबर का ए ऑप्शन होगा भारतीय ग्राम समुदाय, इंडियन विलेज कम्युनिटी का अध्ययन करने के लिए, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 25 नंबर। दुबे के द्वारा, यस्सी दुबे के द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का एक गांव कौन सा था? तो उस गांव का नाम था समीर पेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर। यस्सी दुबे अप्लाइड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच फॉर स्टडिंग द, बताएं। तो भारतीय ग्राम समुदाय, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। यस्सी दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण लागू किया। ए ऑप्शन 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिएगा अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है। भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन जी.एस. घुरिये ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर प्रश्न। जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो जी.एस. घुरिये ने जाति विशेषता की 6 विशेषताएं बताई हैं जाति व्यवस्था की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से ग्रामीण नगरीय समुदाय की विवेचना में यह निष्कर्ष किसने दिया कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है? तो नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है, जी.एस. घुरिये मानते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। जी.एस. घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है? तो इनमें से नगरीय संरचना से संबंधित कौन सी नहीं है? इनमें से तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सामाजिक पृथक्करण इसका हो सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इसमें से देखें, इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? 31 नंबर का पुस्तक जो 31 नंबर प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डी एन मजूमदार। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डी एन मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण इनमें से कौन सा है? तो बाहरी समूहों से सांस्कृतिक संपर्क के कारण से तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो कल्चरल कॉन्टेक्ट विथ एक्सटर्नल ग्रुप। ठीक है, बंद प्रदेशों से नगरों की ओर प्रवास, इससे उतना जनजाति भूमि का अधिग्रहण, जनजाति क्षेत्रों में राजनीतिक दलों का प्रवेश, तो ये सभी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 34 नंबर है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है भैया? फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य जो होता है सामाजिक रूप में मान्यता प्राप्त लक्ष्य को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो भागों में बांटा है? तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है? तो बताएं, भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या किसने दी है? 36 का करेक्ट आंसर बी होगा, एम एन श्रीनिवास ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया था? तो किसने अपनाया था भैया? ए आर देसाई ने अपनाया था। लेकिन अगर ए आर देसाई इसमें ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाएंगे आप? इसमें से आप देखेंगे एम एन, मतलब इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसमें डाउट है, हालांकि यस्सी दुबे या जी.एस. घुरिये में से कोई एक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दें। अगला प्रश्न 38 नंबर। सन 1958 ईस्वी में डाइवर्सिटी नाम से पुस्तक लिखी गई, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डी पी मुखर्जी। बी ऑप्शन राइट आंसर था इसका। अगला प्रश्न 39 नंबर। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक 39 नंबर।
तो इसको लिखा है किसने? डीपी मुखर्जी ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, इरावती कर्वे एक महिला लेखिका है, समाजशास्त्री हैं। तो इनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं होती हैं, गोत्र बहिर्विवाह का प्रचलन, ठीक है, और इसके अलावा परिहार और परिहास संबंध ये भी है, मातृवंशीय परंपरा नहीं मिलती, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 41 नंबर, दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूहों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसको बोलते हैं तारवाड़। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, तारवाड़। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या जो लिखी है किस पुस्तक में प्रस्तुत करी है? तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, आईपी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया है? तो सीमांत संयुक्त परिवार के रूप में किया है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? आईपी देसाई ने लिखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम क्या है? बताएं। तो उसका नाम है संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 45 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है? इनमें से पश्चिमीकरण का परिणाम कौन सा है? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जाति में शिथिलता, विवाह का संक्षिप्तीकरण और संयुक्त परिवारों का विघटन, ये सब पश्चिमीकरण के प्रभाव है, डी ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न, लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धर्म माना जाता था अब उसे वैसा नहीं माना जाता, यह कथन किसका है? 47 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन, एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है इनमें से? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, राजनीतिक प्रभाव, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, यस्सी दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? आधुनिक परंपराओं का उल्लेख नहीं किया है, बाकी शास्त्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय किया है। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है? तो परंपरा का लक्षण क्या नहीं भैया? अस्थायित्व तो नहीं है, बाकी आपका नियमकता, परिवर्तनशीलता, अनुभव सिद्धता ये सब होती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।